मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं। हालांकि आज 10 मिनट पे अपना काम होगा नहीं, क्योंकि हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एग्जैक्ट 111 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कंप्लीट एस ब्लॉक, कंप्लीट पी ब्लॉक है। आइए शुरू करते हैं बगैर टाइम खराब किए। एस ब्लॉक एलिमेंट से पहले दो क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने ये रहे। आइए खेलते हैं इनके साथ। पहला क्वेश्चन एक वाटर का सैंपल है, पीपीएम लेवल, कंसंट्रेशन दी है एनायंस की, फ्लोराइड की दी है, सल्फेट की दी है और नाइट्रेट की दी है। कह रहे ये सूटेबल नहीं है पीने के लिए, अनसूटेबल ड्रिंकिंग है। किसके कारण है? आइए देखते हैं। आपके वाटर में नाइट्रेट की जो पीपीएम लेवल परमेबल होता है वो कितना परमेबल होता है? 50 पीपीएम, यानी इतना लेवल आपको परमेबल है, तो इसके कारण तो कोई दिक्कत नहीं है। सल्फेट का जो लेवल परमेबल होता है वो होता है 500 पीपीएम, ये 500 से कम है, तो इसके कारण भी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो फ्लोराइड का लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 पीपीएम, और ये 1.5 पीपीएम से बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई कि इतना फ्लोराइड यदि होगा तो वाटर पीने लायक नहीं है। यानी किसके कारण? फ्लोराइड के कारण आपका वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। Which of the following compound can be arranged order of increasing thermal stability? जब बेटा पॉलीएटॉमिक एनायंस होते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फाई ऑफ कैटायन, यानी पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। और ये जो फाई ऑफ कैटायन है, ये फाई ऑफ कैटायन बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज के। मतलब जिसका फाई ऑफ कैटायन ज्यादा होगा, जिसका फाई ऑफ कैटायन ज्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। हमेशा पहले देखते हैं चार्ज और बाद में देखते हैं साइज। यदि मैं चार्ज देखूं तो पोटेशियम पे +2 है, बाकी सभी आयंस पे +2 चार्ज है। पोटेशियम पे +1 है, बाकी सभी पे +2 चार्ज है। तो जिसका चार्ज कम उसका फाई ऑफ कैटायन कम, जिसका फाई ऑफ कैटायन कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। इसीलिए एल्केली मेटल के कार्बोनेट सल्फेट एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट सल्फेट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सबसे स्टेबल हो जाएगा कौन? सबसे पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा K2CO3। अब इन सभी में चार्ज तो बेटा सेम है, तो अब साइज देख लीजिए। जिसका साइज बड़ा उसका फाई कैटायन कम, फाई कैटायन कम, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। अब बताइए नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो सबसे छोटा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, सबसे बड़ा कौन? कैल्शियम। यानी कैल्शियम की स्टेबिलिटी दूसरे नंबर पर होगी, मैग्नीशियम की तीसरे और बेरिलियम की चौथे नंबर पर। आंसर हो गया सेकंड। फाई ऑफ कैटायन से देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी जब आपके एनायंस पॉलीएटॉमिक हुआ करते हैं, और यदि यही मोनोएटॉमिक होते थे तो बेटा आप इसे लेटिस एनर्जी से देखते थे। स्पेसीज दैट कैन नॉट कंटेन्स पेरोक्साइड बॉन्ड, PbO2 में पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं है बेटा, क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेज केवल एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स लास्ट के 3 बनाते हैं और कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं बनाता। इसलिए PbO2 में कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होगा। यहां पर आइए, an oxide on treatment with hydrogen peroxide, that gives hydrogen peroxide on treatment with dilute acid। जो मेटल पेरोक्साइड होंगे यदि उसमें डाइल्यूट HCl डाला जाए तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड देंगे। अब लेड तो बनाएगा नहीं, हाँ एल्केली मेटल बनाता है, मैग्नीज बनाएगा नहीं, टाइटेनियम बनाएगा नहीं, तो आंसर होगा सोडियम पेरोक्साइड। ये जैसी एसिड में डाला जाएगा बेटा तुरंत आपको देगा सोडियम पेरोक्साइड, H2O2 में चेंज हो जाएगा, तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। कहते हैं एल्केली मेटल के जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं लिथियम को छोड़कर उन्हें गर्म करने पर वो अपने नाइट्राइट्स में टूट जाते हैं, साथ में ऑक्सीजन निकलती है। केवल एक लिथियम ऐसा है नाइट्रेट जिसे गर्म करिए तो ये अपने ऑक्साइड में टूटता है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल देता है और प्लस हाफ ऑक्सीजन देता है। एल्केली मेटल्स के अलावा जितने भी हैं, लेड है, ये सब गर्म करने पर किस में टूट जाएंगे बेटा? ऑक्साइड्स प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन में टूटेंगे, लेकिन KNO3 टूटेगा KNO2 प्लस हाफ O2 में। इसी तरह से दिया सोडियम होता NaNO2 प्लस हाफ O2 में। कुल मिला के बात यह है कि एल्केली मेटल के नाइट्रेट पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होते, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं देते लिथियम को छोड़कर। 6 पे आइए। The main oxide formed on the combustion of lithium, sodium, potassium in excess of air। याद रखिए लिथियम को जब भी गर्म करते हैं बेटा तो लिथियम हमेशा अपना ऑक्साइड बनाएगा Li2O, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए यहां भी बन गया था। जबकि सोडियम हमेशा कन्वर्ट होता है अपने पेरोक्साइड में। रीजन होता है
स्मॉल एनायन स्टेबल होता है स्मॉल कैटायन से, लार्ज से, और बड़ा एनायन ले लेंगे सुपर ऑक्साइड टाइप का, जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है या सीजियम है। यदि इनकी रिएक्शन कराएंगे तो ये अपने सुपर ऑक्साइड KO2, RbO2, सीजियम सुपर ऑक्साइड वगैरह बनाते हैं। क्योंकि सुपर ऑक्साइड का साइज सबसे बड़ा है तो बड़े कैटायन के साथ बड़ा एनायन स्टेबलाइज होता है हमेशा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। कह रहा है बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि इनमें डायगोनल रिलेशनशिप होती है। फिर पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ही गलत है। जो लिथियम होता है ना बेटा, वो Li2CO3 यानी अपना कार्बोनेट तो बनाता है पर बेसिक कार्बोनेट नहीं बनाता। लेकिन मैग्नीशियम MgCO3 अपना बेसिक कार्बोनेट का मतलब होता है किसी कार्बोनेट के साथ उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड यदि जुड़ जाए तो इसे बेसिक कार्बोनेट कहते हैं। तो लिथियम कार्बोनेट बेसिक कार्बोनेट नहीं बनाता, जबकि मैग्नीशियम अपना बेसिक कार्बोनेट साल्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल आयंस। हमेशा याद रखिए जो आयनिक मोबिलिटी थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फाई ऑफ कैटायन। यानी फाई ऑफ कैटायन यदि ज्यादा होगा तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। फाई ऑफ कैटायन किसके बराबर है? चार्ज अपॉन साइज के। तो साइज ऊपर चला जाएगा और चार्ज आ जाएगा नीचे। यानी जिसका साइज बड़ा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा। सबसे बड़ा साइज किसका है? रुबिडियम, फिर पोटेशियम, सबसे छोटा लिथियम। जिसका साइज जितना छोटा उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी कम। क्वेश्चन नंबर 9 सेम वही है जो भी आपने 8वां किया है, कर लेंगे आप। आयनिक मोबिलिटीज पूछ रहा है। यहां पर आइए, यदि हम एल्कली मेटल जैसे सोडियम है या लिथियम किसी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो लिक्विड अमोनिया में डाले जाने पर सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पहली बात, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग हो जाता है। दूसरी बात, ब्लू कलर का हो जाता है। तीसरी बात, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। चौथी बात, ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं क्योंकि उसमें अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये सारी प्रॉपर्टी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के सोल्यूशन में या एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया के सोल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं। थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहा है हाइड्राइड्स की। अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले बेटा। ये मोनो एटॉमिक आयन है। लिथियम हाइड्राइड से नीचे की तरफ सीजियम की तरफ बढ़िए तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसे एक्सप्लेन करेंगे घटेगी। इसे एक्सप्लेन करेंगे लैटिस एनर्जी से, क्योंकि लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी किसकी? लिथियम की, क्योंकि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज की। तो जिसका साइज छोटा लिथियम उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मेनली 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक मैंने रूल पढ़ाया था HOD करके, तो चलिए उसे छोड़ देते हैं। यदि मोनो एटॉमिक स्मॉल एनायन है तो हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी से देखते हैं, और यदि आपका पॉली एटॉमिक बड़ा एनायन है तो हमेशा फाई ऑफ कैटायन से देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक जो चमक होती है मेटल के अंदर, किससे एक्सप्लेन होती है सोडियम मेटल की? आसान सा सवाल, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑसिलेट करते रहते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। तो जैसे ही कोई लाइट गिरती है उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो हमें चमक देती है। वो जो चमक होती है मेटेलिक लस्टर होता है, वो इसी ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 13 में आइए, कहते हैं कौन सी मेटल है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में? आपको पता होगा कैल्शियम, क्योंकि जब सेल का डिपोलराइजेशन होता है तो कैल्शियम रिलीज करती है जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो मेन होता है वो कैल्शियम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शंस में। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट इन वाटर डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस, ये सभी को पता होगा। इस सॉल्युबिलिटी को देखने के लिए हम आयनिक पोटेंशियल यानी फाई ऑफ कैटायन का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज होती हैं। यानी सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है मैग्नीशियम, सबसे कम होता है बेरियम। सिले बेसर करके मैंने एक बार आपको रूल भी पढ़ाया था। बेरियम और स्ट्रांशियम के सल्फेट बिल्कुल इनसॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहे आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम? कहते हैं CaO रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये कैसा है? बेसिक। तो ये है बेसिक, जबकि ये दोनों कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। जो एम्फोटेरिक हैं वो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करेंगे, जबकि ये कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड है।
यदि ये एसिडिक है तो ये बेस से आसानी से रिएक्ट करेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी बेस से रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए जब हम अमोनिया को ड्राई करते हैं, इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट हैज हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। ये है बेरिलियम सल्फेट, तुरंत पानी में घुलता है। रीजन सिंपल सा है बेटा, क्योंकि बेरिलियम +2 का मिनिमम सबसे छोटा साइज होता है। यदि साइज सबसे छोटा है तो फाई ऑफ कैटायन चार्ज अपॉन साइज मैक्सिमम होगा, और ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा आयोनिक हाइड्रेशन। जितना हाइड्रेशन ज्यादा उतनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी। फाई ऑफ कैटायन पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं फ्यूजन मिक्सचर किसे कहते हैं? सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को बोला जाता है फ्यूजन मिक्सचर। Which one of the following correct statement with reference to the solubility of MgSO4? कहते हैं MgSO4 पानी में क्यों घुल जाता है? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा वो पानी में घुलेगा, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा वो पानी में नहीं घुलेगा। तो सिंपल लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर करते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी में। क्वेश्चन नंबर 19-20, फॉर सब्सटेंसेज रिएक्ट विद वाटर द पेयर that gives the same gaseous product on reaction। देखिए, कैल्शियम की रिएक्शन कराओ या कैल्शियम हाइड्राइड की, किसके साथ? वाटर के साथ। दोनों में खास बात यही है, ये कैल्शियम है और ये CaH2 है। दोनों की खास बात यह है कि दोनों ही सेम प्रोडक्ट निकालते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। लीजिए, ठीक, और साथ में बनाते हैं दोनों ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी। तो ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल्स फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड? अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि केवल लिथियम है बेटा जो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी सोडियम अपना परऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम और रबीडियम अपना सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज? ये तो आप बता ही सकते हैं। एल्कली मेटल में सबसे छोटा लिथियम होता है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम होता है, और ये लिथियम है, लिथियम के आगे बेरिलियम है, बेरिलियम के आगे बोरान है, और इधर जाने पर रेडियस घटती है तो बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा होगा। इन क्रिस्टल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड वुड एक्सपेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कैटायन और एनायन? ये कैटायन है, ये एनायन है, ये इन दोनों के सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी? जब इनके साइज बड़े बड़े होंगे। तो सबसे बड़ा कैटायन कौन है? देखिए सीजियम। सबसे बड़ा एनायन कौन है? आयोडीन। जितना बड़ा एनायन जितना बड़ा कैटायन उतना उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा, उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा। तो आंसर हो गया सीजियम आयोडाइड। 23 और 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजीली? जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो। अब देखिएगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी भी बहुत ज्यादा, इन दोनों की कम। मैंने पढ़ाया था एल्कली मेटल्स की थर्मल स्टेबिलिटी एल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा। अब इनमें कंपेयर करना है बेटा, जितना साइज छोटा उतनी थर्मल स्टेबिलिटी कम। तो सबसे कम किसकी? मैग्नीशियम कार्बोनेट की। इसे गर्म करिए, सबसे आसानी से CO2 देगा। इसे गर्म करिए तो भी CO2 मिलेगी, पर मोस्ट इजीली ये देगा। इन द डिस्प्लेसमेंट ये एक रिएक्शन दी है, ध्यान से देखिए, यहां सब में R लगे हैं। यदि आप ध्यान से, Cl नहीं है बेटा, Ci है। MF से रिएक्शन कर रहा है, CF बन रहा है, Mi बन रहा है। देखिए इसी से समझिए, I था Mi बना, Cl नहीं था। अब बताइए, यानी आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी है। क्लियर? Na और ईथर। कहता है SN1 मैकेनिज्म होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन बड़ा स्टेबल होता है, और SN1 के लिए कंपाउंड जितना ज्यादा आयोनिक हो उतना अच्छा है। तो बताइए फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयोनिक कंपाउंड किसके साथ बनाएगा? सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम या लिथियम? रबीडियम के साथ। क्योंकि एल्कली मेटल्स में नीचे जाइए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, जितना ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतनी आसान रिएक्शन होगी, उतनी आसानी से आपको फ्लोराइड आयन मिलेगा। तो दैट इज वाई कि जितना ज्यादा आयनिक लेंगे आप MF को, उतने आराम से आप रिएक्शन करा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 ये रहे आपकी, 25 और 26 ये रहे आपकी स्क्रीन। Which one of the following is present as an active ingredient in bleaching powder for bleaching? बेटा उसमें हमेशा होता है, याद रखिए, ये हाइपोक्लोराइड आयन। इसके कारण होता है ब्लीचिंग एक्शन। इसी से नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट क्लोरीन आपको दोनों मिल जाती हैं। तो दैट इज वाई ये आपका होता है इस फॉर्म में, कैल्शियम
हाइपोक्लोराइट। ये रहा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, बिल्कुल आसान सा सवाल है, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। याद रखिए हाइड्रेशन एनर्जी आयनिक पोटेंशियल यानी हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फाई ऑफ कैटायन के। फाई ऑफ कैटायन चार्ज अपॉन साइज के, चार्ज सेम है, जिसका साइज सबसे छोटा, फाई ऑफ कैटायन सबसे ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। आंसर हो गया लिथियम, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। चार्जेस सेम होते हैं तब साइज देखते हैं, चार्जेस अलग अलग होते हैं तो पहले चार्ज देखते हैं बाद में साइज की बात करते हैं। यहाँ पर है करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बिल्कुल सही है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर, बिल्कुल ठीक बात है, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू, ये गलत है भाई। मैंने अभी आपको बताया था लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, तो दैट विल बी रॉन्ग। कहते हैं मैग्नीशियम पाउडर को बर्न किया गया एयर के साथ। किसी भी अल्किलाइन अर्थ मेटल को यदि आप एयर के साथ बर्न करते हैं तो ये हमेशा दो प्रोडक्ट देते हैं, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक मैग्नीशियम नाइट्राइड, यानी अपना ऑक्साइड भी बनाता है और अपना नाइट्राइड भी बनाता है। तो आंसर हो गया पहला। ये किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ट्रू है, पर एल्कली मेटल्स में केवल लिथियम अपना नाइट्राइड बनाता है और कोई अपना नाइट्राइड नहीं बनाता। कहते कौन सी मेटल है जो हाइड्रोजन गैस देगी एसिड और बेस दोनों के साथ, जो एम्फोटेरिक हो। ठीक, तो एम्फोटेरिक कौन है? केवल जिंक है, बाकी कोई भी एम्फोटेरिक नहीं है। तो एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों के साथ एक जैसी रिएक्शन देते हैं। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड पूछ रहा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। एम्फोटेरिक एलिमेंट की एक ट्रिक मैंने आपको कभी पढ़ाई थी, मैं फिर से याद दिला देता हूं। सब आसान सी लें, बाकी बचे अल्लाह जाने। सब आसान सी ले, एम्फोटेरिक सब आसान सी ले, सब आर्सेनिक टिन सी ले, एसआई लेड, बाकी बचे अल्लाह जाने। बोरान, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है मेटल यूज फॉर मेकिंग एक्सरे विंडोज में किसे यूज करते हैं? बेरिलियम को। क्यों यूज करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, एक्सरे इसे आयोनाइज नहीं कर पाती। द मेटल दैट फॉर्म्स नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन, कौन सी अल्कली मेटल है? अभी पढ़ाया था, लिथियम है बेटा, जो अपना ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। आगे आइए, द एलॉय यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट मैग्नीलियम, ये रहा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है मैग्नीलियम। एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में, लाइट पार्ट, हल्के पार्ट्स बनाने में आप इसे इस्तेमाल करते हैं। ये थे 33 क्वेश्चंस किसके? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। आइए अब आ जाते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। ये रहे पी ब्लॉक के पहले दो सवाल आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स? कहते हैं फास्फेनिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड व्हाइल फास्फोनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक। गलत। पहले तो आप ये जान लीजिए फास्फेनिक और फास्फोनिक है कौन। याद रखिएगा H3PO2 इज कॉल्ड फास्फेनिक और H3PO3 इज कॉल्ड फास्फोनिक। तो H3PO2 और H3PO3 में ये कैसा होता है? मोनोप्रोटिक। ये कैसा होता है? डाइप्रोटिक। इसकी बेसिसिटी 1 है, इसकी बेसिसिटी 2 है, H3PO4 की 3 होती है। तो ये फास्फेनिक है, ये फास्फोनिक है। इसमें O ज्यादा है इसलिए फोनिक है, इसमें O कम है इसलिए ईनिक है। क्लियर? आइए, रिपीटेड यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल? कोई भी जो एसिडिक हो भाई, यूरिया से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक, सल्फेट से H2SO4 स्ट्रॉन्ग मिलेगा जो एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये सारे के सारे जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं वाटर में, वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। यहाँ पर है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaCO2। जब हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराते हैं तो साइनामाइड प्रोसेस होती थी। कैल्शियम साइनामाइड CaCN2+C बनता था। इस मिक्सचर को अपन नाइट्रोलिम कहते थे और ये जो नाइट्रोलिम होता था ये एक फर्टिलाइजर होता था। अब आप इस कैल्शियम साइनामाइड की वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, किसके साथ? H2O के साथ। जैसे आप इसमें H2O डालेंगे ये तुरंत आपको देगा अमोनिया और साथ में बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो साइनामाइड प्रोसेस होती है ये क्या बनाने की? अमोनिया बनाने की। तो CaCN2 इज योर आंसर। Which of the following species has the highest dipole moment? कौन रखेगा बेटा? अमोनिया।
क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जाने पर हाइड्राइड्स में डाइपोल मोमेंट फिफ्थ ग्रुप का घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, डाइपोल मोमेंट उतना हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने। Which of the following oxy acid has the maximum number of hydrogen attached to phosphorus? कह रहा है किसके पास है? H3PO2 के पास। मैं स्ट्रक्चर दे देता हूं, HP डबल बॉन्ड O, एक OH होता है और ये 2 H जुड़े हैं किसके साथ? फास्फोरस के साथ। इन्हीं 2 H की प्रेजेंस के कारण ये क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आगे बढ़िए। ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट के लिए होता है। NO3 को टेस्ट करने के लिए हम ब्राउन रिंग टेस्ट को यूज करते हैं। फ्रेश फेरस सल्फेट सोल्यूशन डालते थे तो नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की ब्राउन कलर की रिंग बनती थी, इसे रिंग टेस्ट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। कहते किस फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज है? यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं। Which of the ions both the species has sulfur bond? ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़े पूछे जाते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, एक एसिड होता है H2SXO6, ठीक, नाम है पॉलीथायोनिक एसिड। यदि S बराबर 2 रखोगे डाइथायोनिक एसिड, S बराबर 4 रखोगे टेट्राथायोनिक एसिड, ऐसे बनता है। तो यहां पर आप S की वैल्यू रख दीजिए, कितनी? 4 रख दीजिए, ये बन जाएगा। देखिए ऊपर वाला बनेगा, इसका मतलब इसमें SS बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं देखिएगा, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब जितने भी आप S रखेंगे सब ऐसे आते जाएंगे एक लाइन से, याद रखिएगा सारे S एक लाइन से आएंगे। 2 रखेंगे तो भी SS बॉन्ड होगा, 3 तब भी, 4 5 6 कितने भी रखिए S जुड़ेंगे। बस टर्मिनल्स हमेशा इनके ये होंगे, ये क्या होंगे? टर्मिनल्स, एंड पॉइंट्स, और बीच में यहां से यहां तक केवल SS बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। S2O3 में तो होता ही, पता होगा बेटा, क्योंकि H2SO4 का स्ट्रक्चर बना के आप चेक कर सकते हैं मेरे ख्याल से। दिखाऊं? दिखा देता हूं, चलिए। H2SO4 का स्ट्रक्चर है HOS डबल बॉन्ड OOH एंड डबल बॉन्ड O। एक O हटा के S लगा दीजिए तो ये बन गया है H2S2O3। नाम सुना होगा, इसे थायोसल्फेट आयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये रहे आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है शुगर कैन यानी C12H22O11 को ऑक्सीडाइज कर देता है कौन? ऑक्सीजन। और जब आप इसे ऑक्सीडाइज करते हैं HNO3 के साथ, ठीक, कंसंट्रेटेड HNO3, कैटेलिस्ट यूज करते हैं V2O5, तो यहां बनते हैं 6 मोल ऑक्सैलिक एसिड प्लस 5 मोल H2O। बैलेंस करने के लिए 2 और 2 4 × 6 24 और 5 29 चाहिए। ये कितने हैं? 11 में कितना जोड़े के 29 हो जाए? 18। लीजिए 18 ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? शुरू करें भैया। Cl2O7 बिल्कुल ठीक है, पर क्लोरिक एसिड HClO4 का एनहाइड्राइड है। ओजोन का मॉलिक्यूल बेंट होता है, ये भी सही है। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल हो गया। ये देख लेते हैं ऑक्सीजन के, मैं वैलेंस से ही जोड़ देता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन। जोड़ दीजिए बेटा, 7 5 12 और 6 18। यहां पर अभी सही जोड़ा है मैंने, 7 5 6 बिल्कुल ठीक। O2 में 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब एक और, 12 5 17 1 18। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। जी नहीं, ये ऑक्साइड नहीं, फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ये फ्लोराइड है ऑक्सीजन का, ये बिल्कुल भी ऑक्साइड नहीं है फ्लोरीन का। H3PO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, इट्स नेम एंड बेसिसिटी पूछ रहा है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फास्फेनिक एसिड, और बेसिसिटी होती है 1। एसिडिटी ऑफ डाई, याद रखिएगा हमेशा, मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि जो भी P ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं उनकी एसिडिक कैरेक्टर पीरियड में आगे जाने पर बढ़ता है, ग्रुप में नीचे की तरफ आने पर भी बढ़ता है। तो ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो H2O सबसे कम, H2S उससे ज़्यादा, H2SE उससे ज़्यादा, H2T सबसे ज़्यादा, H2P या अमोनिया फास्फीन कोई भी रख के देखिए, नीचे की तरफ आइए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है हाइड्राइड्स का। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following does not give oxygen on heating? अमोनियम डाइक्रोमेट को यदि हम गर्म करते हैं बेटा तो ये ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन देता है। वॉल्केनो मेथड होता है नाइट्रोजन गैस बनाने का।
बाकी सारे के सारे गर्म करिए, क्लोरेट्स, परक्लोरेट, ये सब गर्म करने पर आपको क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन। बाई पासिंग H2S गैस इन एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन क्या मिलेगा? मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, याद है? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन यदि आप H2S से कराएंगे तो आपको सल्फर मिलेगी, क्योंकि ये मोनोवेलेंट एटम से जुड़ा है, और यही कहीं PbS होता, यानी ये बाईवेलेंट एटम से जुड़ा होता तो सल्फेट बन जाता PbSO4। तो जब मोनोवेलेंट यानी एक वैलेंसी वाले से सल्फर जुड़ता है तो S बनता है, और एक से ज्यादा बॉन्ड या वैलेंसी वाले से जुड़ता है तो सल्फेट बनता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? ऊपर से नीचे की तरफ जाइए, बेसिक कैरेक्टर्स ऑक्साइड्स का बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है। सबसे नीचे बिस्मथ है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इनकी बेसिक कैरेक्टर्स इससे कम। पॉली एनायन फॉर्मेशन कौन करता है? सल्फर करता है। कैसे? ये सल्फाइड भी बनाता है, ये डाई सल्फाइड भी बनाता है, ये टेट्रा सल्फाइड भी बनाता है, ये S9 इनिया सल्फाइड भी बनाता है, हेक्सा और ऑक्टा सल्फाइड भी बनाता है। तो ये बनाता है ढेर सारे पॉली एनायंस का मतलब होता है खूब सारे एटम्स आपस में जुड़ के एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं बेटा। ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लीस्ट एसिडिक? अब कह रहे हैं लीस्ट एसिडिक बताइए। सेम क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की तरफ आइए, एसिडिक कैरेक्टर घटता है तो फास्फोरस ज्यादा एसिडिक होगा, आर्सेनिक कम। अब आर्सेनिक के 2 हैं बेटा, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आर्सेनिक की 5 है और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो जहां ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वहां हमेशा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, और जहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वहां एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो लीस्ट एसिडिक हो गया है बेटा AS4O6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 कहते इनमें कौन है जो क्विकली एब्जॉर्ब करता है? ये तो पता होगा, ऑक्सीजन किससे एब्जॉर्ब होती है? पायरोगैलॉल से। बट इस पायरोगैलॉल, बेंजीन लीजिए और 3 OH एक लाइन से लगा दीजिए। ये है स्ट्रक्चर ऑफ पायरोगैलॉल। ये तुरंत ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसी पायरोगैलॉल का इस्तेमाल करते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपके सामने आपके स्क्रीन पर। कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट बाय आयोडीन क्या देता है? आइए मैं रिएक्शन लिखता हूं जरा। ये सपोज करिए आपके पास Na2S2O3 है और आप इसकी रिएक्शन क्लोरीन से या ब्रोमीन से कराते हैं। सबसे पहले तो ये इसे ऑक्सीडाइज करेंगे हमेशा Na2SO4 में, और एक्वस मीडियम होगा तो कभी कभी NaHSO4 भी दे सकता है, और दोनों दिए हो तो आप इसे प्रेफर्ड करेंगे, वरना आप इसे टिक करेंगे। प्लस साथ में बनते हैं ट्वाइस, साथ में बनेगा ट्वाइस HCl या HBr, यानी साथ में हम वाटर का इस्तेमाल जरूर करेंगे इस रिएक्शन में, और साथ में मिलेगी आपको एक सल्फर। लीजिए, पर यही रिएक्शन यदि Na2S2O3 की आप आयोडीन के साथ कराएंगे तो स्प्रिंग रिएक्शन होगी। क्या मिलेगा? टेट्राथायोनेट Na2S4O6 प्लस ट्वाइस Na। क्वेश्चन देखिए, किससे रिएक्शन करा? आयोडीन से। तो क्या बनेगा? टेट्राथायोनेट आयन, यानी S4O6 डबल माइनस ये बनेगा। ऑक्सीजन विल डायरेक्टली रिएक्ट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते सबके साथ डायरेक्टली। फास्फोरस को जलाइए, P2O5 बनता है। क्लोरीन रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन से, H2 से कर सकती है, O2 से नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सोडियम तुरंत रिएक्ट करेगा, सल्फर से रिएक्ट करके जलाएंगे सल्फर को तो क्या बनेगा? अब क्लोरीन को नहीं जला सकते हैं आप, याद रखिएगा। तो क्लोरीन कभी भी डायरेक्ट कंबाइंड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 21-22 वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है भैया। कह रहा है कारण बताइए क्या है? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है HF में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन उतना ज्यादा, अट्रैक्शन जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स उतने ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपको दे रहा है, पूछ रहा है प्रॉपर्टी जो अगेंस्ट सामने लिखी है, कौन सा स्टेटमेंट नॉट स्ट्रिक्टली गलत है? तो ये तो ठीक लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मैंने कहा था नीचे जाने पर बढ़ता है, ये भी ठीक लिखा है शायद, नीचे जाने पर नहीं। अच्छा, पीके वैल्यू, अब देखिएगा यहाँ पे ये गलत है। क्यों गलत है? नीचे जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो Ka वैल्यू बढ़ेगी, और Ka वैल्यू बढ़ेगी तो Pk वैल्यू घटनी चाहिए। इन्होंने इंक्रीजिंग लिखा है, Pk डिक्रीजिंग होना चाहिए।
एसडी कैरेक्टर नीचे जाने पर बढ़ता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ये भी आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग पावर ठीक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। Which of the following order incorrect for the bond dissociation energy of halogen molecule? कौन सा सही है? तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। ढूंढ लीजिए, पता होगा ये तो आपको। Among the following, which of the following strongest? फ्लोरीन होता है। क्यों? क्योंकि इसके E0 यानी SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है? मैक्सिमम। जिसका SRP सबसे ज्यादा है वो सबसे आराम से रिड्यूस होगा, तो सबसे अच्छा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन को सबसे नीचे रखा जाता है। कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताइए, तो आप बता ही देंगे HClO4, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी बता सकते हैं। यहाँ पर आइए, द नंबर ऑफ पेंटागन्स एंड ट्राइगन्स कितने हैं इन व्हाइट फास्फोरस एंड C60 में। आइए पहले मैं आपको जरा C60 फुलरीन का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। फुटबॉल, बकी बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है फुलरीन का। देखिए एक फुटबॉल ये मेरे हाथ में आपके सामने है, दिखाई पड़ रही है आपको, पिचकी हुई है, भर नहीं पाया था मैं इसे। देखिए रेड कलर का पेंटागन दिख रहा होगा और ये व्हाइट कलर का हेक्सागन। यदि आप इसमें पेंटागन गिने तो ऐसे ही आपको दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, इसी तरह से 6 इधर दिखेंगे, टोटल 12। और हेक्सागन देखेंगे तो 20 होते हैं। फुटबॉल ले लीजिए, बाजार में मिल जाएगी, देखिएगा 20 हेक्सागन होते हैं और 12 इसमें होते हैं पेंटागन्स। तो 12 होते हैं पेंटागन्स। अब पूछ रहा है व्हाइट फास्फोरस में कितने ट्राइगन्स है, तो व्हाइट फास्फोरस बना लेते हैं बेटा। क्या है व्हाइट फास्फोरस? P, देखिएगा ध्यान से, P P P, ये स्ट्रक्चर है। तो ट्राइगन्स ऐसे आपको नजर आ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि 4 हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आपको टोटल ट्राइगन्स कितने मिलते हैं? 4। और पेंटागन्स मैंने आपको बता ही दिए कितने होते हैं? 60। हालांकि मैं इसको 3 डायमेंशनली दिखाता तो अलग अलग दिखते P4 में, पर मैंने केवल समझाने के लिए 2 डायमेंशनली देख लिया। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड्स, कहते हैं बोरान ट्राई ऑक्साइड एसिडिक, बिल्कुल ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम ये एम्फोटेरिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इंडियम और थैलियम, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों सही है भाई। नीचे की तरफ जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर एसिडिक होता है, बीच में एम्फोटेरिक, बिल्कुल ठीक। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर मैंने बताया था, क्योंकि इसमें 2 pH बॉन्ड हैं, उनके कारण होता है बेटा, इन 2 H के कारण होता है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 अभी बताया था, 20 हेक्सागन 12 पेंटागन्स। द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ हाइपो H3PO2 का फार्मूला 2 H होने चाहिए, 1 OH होना चाहिए। Which of the following arrangement is not truly? पूछा कौन गलत है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सही, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ये भी ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ये गलत है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, ये गलत है। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा Cl2 फिर Br2 F2 की दोनों से कम, लेकिन हाँ I2 से ज्यादा होती है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल ऑफ XeO3, कहते टेट्राहेड्रल, बिल्कुल ठीक है। जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, sp3 आ जाएगा, कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा बेटा, ठीक है। 5 एटम है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक जिनॉन 1 O के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, 4 O के साथ 8 बॉन्ड बनाएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन खत्म, कोई लोन पेयर इसके पास नहीं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। चलिए, तो टेट्राहेड्रल शेप है, यदि टेट्राहेड्रल है तो गलती हो गया। 4 p पाई d पाई बॉन्ड्स हैं, बिल्कुल सही है, इसमें p पाई d पाई बॉन्डिंग्स होती है कहते हैं, और 4 ही sp3 और p पाई बॉन्ड्स हैं, सॉरी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये क्या चीज है? देखिए ये है जीनॉन, ये स्ट्रक्चर मैंने आपका बनाया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। तो सिग्मा तो ठीक है, पर ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? p, और इसका कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? sp, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पाई तो ठीक है कि p पाई d पाई से इसका d और इसका p यूज हो गया होगा, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा उसमें कौन यूज हो रहा होगा? इसका sp3 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल। तो इसके पास जो बॉन्ड है 4 सिग्मा, वो किसकी ओवरलैपिंग से बने बेटा? sp3 और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाइज पूछ रहा है ग्रुप 13 की। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, एक छोटा सा एक्सेप्शन हुआ करता था, आप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते थे। यदि मैं बोरान लिखूं, बोरान के नीचे एल्यूमिनियम लिखूं, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे लिखते थे। बैंगन आलू गाजर इन थाली,
याद है ना। चलिए आइए इनको सीखते हैं। नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, पर यहाँ बोरान से एल्यूमिनियम पर तो बढ़ी, पर एल्यूमिनियम और गैलियम की ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, बल्कि कहते हैं कि गैलियम की एल्यूमिनियम से स्लाइटली छोटी हो जाती है, तो एल्यूमिनियम की बड़ी हो जाती है, गैलियम की छोटी। बाकी नीचे जाने पर फिर इंडियम और थैलियम तक कंटिन्यूसली बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा थैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, देन गैलियम। तो आंसर हो गया है सेकेंड। गैलियम की रेडियस एल्यूमिनियम से थोड़ी सी कम होगी। कह रहे हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, सिलिकॉन्स बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं भाई, इसको बना के देखा जाए। यह है SI, यह है Me, यह है Me, यह है Cl और यह है Cl। जब इन्हें हाइड्रोलाइज कराया जाता है सबसे पहले वाटर से, तो ये HCl बन जाता है, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा OH, SI और SI से 2 Me जुड़ेंगे, मैंने ऐसे लिख दिया Me2 और OH। तो जब ये पॉलीमराइज होगा तो ये जुड़ते चले जाएंगे, पॉलीमराइजेशन में ये H निकलेगा, ये H निकलेगा और ये सब जुड़ के बना देंगे होल N। तो सिलिकॉन्स बनेंगे बेटा, तो सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर होगा SI पर 2 Me2 होंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा। देख लीजिए, कोई डाउट? ठीक है। कहते हैं हाइड्रोलिसिस से सर ये बनना चाहिए था जैसे आपने बनाया था, नहीं बेटा, पॉलीमराइज हो जाएगा ना हाइड्रोलिसिस के बाद, तो ये आपको मिलता है 5। क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे H3BO3, तो आसान सा है, मोनोबेसिक एक वीक लुईस एसिड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट, कह रहे 3 ऑक्सीजन, शीट सिलिकेट 3 ऑक्सीजन होते हैं, पायरोसिलिकेट में 1 होता है, चैन सिलिकेट्स में 2 ऑक्सीजन कॉमन होते हैं। और बेसिक यूनिट हमेशा सिलिकेट्स की याद रखिएगा, पूछा जाए कभी तो SiO4 - 4, ये बेसिक यूनिट होती है सिलिकेट्स की, याद रखिए हमेशा। इट इज बनी हुई, देखिए इट इज द बेसिक यूनिट। यही यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं, ठीक। तो जब ये पायरोसिलिकेट बनाती हैं तो 1 ऑक्सीजन दोनों में कॉमन आता है, जब ये चेन सिलिकेट्स बनाती हैं तो 2 ऑक्सीजन कॉमन आते हैं, जब शीट सिलिकेट्स बनाती हैं तो 3 ऑक्सीजन आर कॉमन हेयर, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर कॉमन आ जाते हैं। 37-38 क्वेश्चंस पे कह रहा है एक कंपाउंड ECl3 है जहाँ E की वैल्यू दे रहा है बोरान, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंगल पूछ रहा है किस में ज्यादा होगा। देखो बेटा, जब BCl3 बनाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, बॉन्ड एंगल 120 होगा। लेकिन जब तुम PCl3 बनाओगे तो एक लोन पेयर होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा लोन पेयर के कारण, तो सबसे ज्यादा तो बोरान का होगा। अब जैसे जैसे PCl3 से आप AsCl3 में नीचे की तरफ जाएंगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बिस्मथ तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 90 के आसपास होने लगता है। तो आंसर है सेकंड, सबसे ज्यादा BCl3, देन PCl3, देन SCl3, BiCl3। आइडेंटिफाई द एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहे, सबसे ज्यादा तो CO2 हो गई बेटा, CO2 के बाद वाटर हो गया। अब इन दोनों को देखिए, ये तो बेसिक है तो ये सबसे कम होगा और कॉपर का उससे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा CO2, देन वाटर, देन CuO एंड देन CaO। क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल। कार्बन का ऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड हमेशा नॉन मेटल्स में होते हैं, मेटल के ऑक्साइड कभी न्यूट्रल नहीं होते, याद रखिए। मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं केवल 5 को छोड़कर, और 5 ऑक्साइड्स हैं कार्बन का CO, नाइट्रोजन का NO और नाइट्रोजन का ही N2O। अब इसे ऑक्साइड नहीं बोला जाता पर यह भी न्यूट्रल होता है, एंड लास्ट में H2O। ये 5 ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आप न्यूट्रल मान सकते हैं। जब इसे ऑक्साइड नहीं मान रहे हैं तो 4 ऑक्साइड को आप न्यूट्रल मान सकते हैं। इसके अलावा सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन कौन सी है। चलिए, हेलोजन से इंटर हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये पोलर है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसके कारण इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये पोलर कैरेक्टर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 आपके सामने ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, ये तो आपको पता होगा, PbI4। रीजन जानते हैं? क्योंकि जो PbI4 है ये अपने आप टूट जाता है, किसमें? PbI2 प्लस I2। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो Pb+4 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूस हो जाता है Pb+2। और I- जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में और इसे रिड्यूस कर देता है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर से नीचे चलिए, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, क्योंकि नोबल गैसेस में वैन डर वाल्स अट्रैक्शन होते हैं, तो नीचे की तरफ जाने पर इनकी वाटर सॉल्युबिलिटीज बढ़ती हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं।
आगे आइए, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट एक्वस NaOH। पूछ रहा है प्रोडक्ट बताइए। आइए मैं आपके सामने रिएक्शन लिखना चाहता हूं इसकी। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी हैलोजन क्लोरीन की रिएक्शन यदि आप NaOH के साथ या OH माइनस के साथ करा रहे हैं तो दो कंडीशन है, कोल्ड एंड डाइल्यूट और एक हॉट एंड कंसंट्रेटेड। दो रिएक्शन है बेटा, एक कोल्ड एंड डाइल्यूट में है, एक हॉट एंड कंसंट्रेटेड में। जब कोल्ड डाइल्यूट में कराते हो तो ये बनाता है NaCl प्लस NaOCl, और जब हॉट में कराते हो तो ये बनाता है NaCl प्लस NaClO3। रिमेंबर, तो जब कोल्ड में करा रहे हो तो ये बनता है, हॉट में करा रहे हो तो ये बनता है। सेम रिएक्शन होती है ब्रोमीन और सेम रिएक्शन आयोडीन के साथ भी शो करता है NaOH। तो यहाँ आपसे कह रहा है कोल्ड एंड डाइल्यूट में, ठीक, तो बताइए जरा क्या बनेगा। कोल्ड एंड डाइल्यूट पे क्लोराइड माइनस और OCl माइनस, यानी आपका आंसर हो गया है थर्ड। हॉट एंड कंसंट्रेटेड में देता तो Cl माइनस के साथ कौन बन जाता, ClO3 माइनस। Among the following oxy acid, the correct decreasing order of acidic strength। थोड़ी देर पहले भी शायद मैंने बताया था ये क्वेश्चन, तो HClO4 की सबसे ज्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट से आप इसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45-46, द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल। आराम से बता देंगे कैसी शेप होती है हाइब्रिडाइजेशन की मदद से। बताइए, जीनॉन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 2 इसके साथ और 4 इसका, 6 खर्च हो गए, कितने बचे 2। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखिए, एक लोन पेयर है प्लस 2 2 4 और एक 5 एटम, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है, 5 का मतलब sp3d, एक लोन पेयर, कैसा शेप हो जाएगा, सीसा। ज्योमेट्री पूछता तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती, शेप पूछा है तो सीसा शेप। KF को HF के साथ कंबाइन किया गया, पूछे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बेटा, टूटता है K प्लस F माइनस में, और ये जो HF होता है ये F माइनस इसके साथ बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड। लीजिए, तो ये बन जाता है K प्लस HF2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, एक्वा सोल्यूशन ऑफ Na2S2। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि यदि आप रिएक्शन Cl2 से कराते हैं तो Na2SO4 या NaHSO4 बनता है, आयोडीन से कराते तो ये बनती है। नॉट अ स्यूडो हैलाइड। स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं, याद रखिए, स्यूडो हैलाइड का मतलब है कोई भी ऐसा आयन जिसपे माइनस का 1 चार्ज हो और जो तुरंत डाइमराइज होके A2 बना ले। अब देखो यहाँ पे -1 है, ये तुरंत CNO का होल ट्वाइस बनाता है, ये भी बनाता है, ये पर ये नहीं बनाता। ये RCOO माइनस इसलिए नहीं बनाएगा, पहले तो साइज बड़े हैं, ये इतना कंबाइंड नहीं हो पाते, दूसरा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, इसका नेगेटिव चार्ज। तो स्यूडो हैलाइड्स की खूबी समझिए, इसी लिखा है ना N3, क्या लिखा है N3 माइनस, ये तुरंत आपस में कंबाइंड होंगे और क्या बना लेंगे N3 का होल ट्वाइस, ऐसे करके। तो जहां भी ये बन जाएंगे याद रखिएगा वो सारे क्या होंगे, स्यूडो हैलाइड्स। तो कार्बोक्सिलेट आयंस इस तरह से डाइमराइज नहीं हो पाता, दैट इज वाई कि वो स्यूडो हैलाइड नहीं। I माइनस ऑक्सीडाइज, मैंने आपको इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पढ़ाया था बेटा कि यदि हम Ki या किसी भी आयोडाइड की रिएक्शन KMnO4 एल्कलाइन मीडियम में कराते हैं तो याद रखिएगा आपका प्रोडक्ट हमेशा बनता है KiO3, यानी IO3 माइनस। ये एसिडिक स्ट्रेंथ की तो आप कर ही लेंगे भाई, ClBr सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे इफेक्टिव। p पाई d पाई बॉन्डिंग भी इसी में आएगी, H हटा के देखिए तो OCl माइनस आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52, ब्रोमीन कैन बी लिबरेटेड। कहते हैं यदि हमारे पास KBr है और हमें ब्रोमीन निकालनी है तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जैसे क्लोरीन ही डाल दो तो तुरंत ये ब्रोमीन बना देगा और KCl बन जाएगा। क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप क्लोरीन वाटर डाल दीजिए। +1 नीचे की तरफ जाने पर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। +1 की इसलिए बढ़ती है क्योंकि नीचे जाने पर लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण नीचे जाइए +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऊपर जाइए +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये है क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54 आपकी मोबाइल स्क्रीन। क्लोरीन एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट, मॉइस्चर की प्रेजेंस जरूरी है बेटा, क्योंकि जो क्लोरीन है जब इसे आप वाटर में डालेंगे तभी ये बनाएगी HOCl।
और ये HOCl टूट के देगा HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन से ब्लीचिंग कराती है। फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये है कैल्शियम और क्लोराइड होता है ClO2 माइनस, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने Cl माइनस क्यों नहीं लिया, ये क्लोराइड है, क्लोराइड नहीं, ये T है बेटा और ये D है। याद रखिए टम टम वाला T, टोमेटो वाला T, टोमेटो तो गोल गोल टोमेटो जैसी ऑक्सीजन होती है, ये रही। और जहाँ डमडम वाला D वो ऑक्सीजन नहीं होती। क्लोराइड होता तो Cl2 लगा देता। तो क्वेश्चन ये है, HBr एंड HI सल्फ्यूरिक एसिड HCl सब रिएक्शन करते हैं। HF पूछ रहा है किससे रिएक्शन करते हैं, किसी से नहीं भाई। कहते हैं HF किसे रिड्यूस करेगा, नहीं HF खुद ऑक्सीडाइज किससे होगा, किसी से नहीं। फ्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई होता ही नहीं है दुनिया में, कोई भी याद रखिएगा F- को F2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ऐसा कोई केमिकल ऑक्सीडाइजर नहीं है। हालांकि ये रिएक्शन एनोड करा सकता है पर KMnO4 K2Cr2O7 ये सब इस रिएक्शन को नहीं करा सकते। क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड, अभी पढ़ाया था मैंने, हॉट के साथ क्या बनेगा बेटा ClO3 माइनस एंड Cl माइनस। क्वेश्चन नंबर 57-58, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट एंड CF2, ये रहा आंसर। ये क्यों मिलाते हैं, ताकि इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम किया जा सके। इसे क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा सकें। डबल साल्ट, ये तो सभी जानते हैं, फिटकरी यानी पोटाश एलम एक डबल साल्ट होता है, 2 साल्ट से मिलकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60, टेंडेंसी ऑफ, ये तो आपको सबको पता होगा मेरे ख्याल से। बताइए यदि आपके पास एक BF3 है, एक BCl3 है, एक BBr3 है। रिमेंबर हम ऐसे देखते हैं, लुक दिस, इसे देखिए, यदि ये सेम है, सेम मतलब आइडेंटिकल, तो I से आइडेंटिकल, I से इंक्रीज, तो नीचे की तरफ जाइए, इंक्रीज होगी लुईस एसिडिक कैरेक्टर। पर यदि बॉस ये कहीं डिफरेंट हो जाए, जैसे BCl3, AlCl3, GaCl3, ये कैसे हैं डिफरेंट, D से डिफरेंट, तो डिक्रीज होगी नीचे की तरफ जाने पर इनकी लुईस एसिडिक कैरेक्टर। यहाँ सबसे अच्छा कौन होगा, BCl3, यहाँ कौन है BF3। I से आइडेंटिकल, I से इंक्रीज, D से डिफरेंट, D से डिक्रीज। यदि आइडेंटिकल है सेंट्रल एटम तो नीचे जाने पर बढ़ेगी। रीजन होता है क्योंकि BF3 में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसकी ऑक्टेट पूरी। कहते हैं 1 ऑक्सीजन, अभी पढ़ाया था पायरोसिलिकेट में 1 होता है, चेन सिलिकेट में 2 होते हैं, शीट सिलिकेट में 3 होते हैं। 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स बनाना शुरू कर देंगे तो सारे चारों के चारों कॉमन होने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड। देखिए एक रूल है, सीधा सीधा याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी मेटल ऑक्साइड को ले लीजिए, ले लिया और उसकी रिएक्शन कराइए किसके साथ, कोक यानी कार्बन प्लस ड्राई क्लोरीन के साथ, हमेशा आपको मिलेगा एनहाइड्रस। कैसा, एनहाइड्रस मेटल क्लोराइड। लीजिए ये रहा, किसके साथ, कार्बन एंड क्लोरीन गैस ड्राई के साथ, तो हमेशा मिलेगा एनहाइड्रस। किसी के लिए भी MgCl2 बनाना है, MgO ले लीजिए, किसी पर भी एप्लीकेबल है। स्ट्रेट चेन पॉलीमर अभी पढ़ाया था मैंने, थोड़ी देर पहले बनाया था, देखिए एक लाइन से जुड़ते चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63-64 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ये रहे, देख लीजिए। कहते हैं ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद करिए वो हेक्सागोनल लेयर्स के बीच में फैले होते हैं, यानी स्प्रेड होते हैं बिटवीन द शीट्स, हेक्सागोनल शीट। बेसिक यूनिट अभी पढ़ाई थी सिलिकेट की, SiO4 4 माइनस होती है बेसिक यूनिट। इन्हीं को जोड़ जोड़ के हम बाकी यूनिट्स बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 6566 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप फोर्सेस टू कार्बन। भाई डायमंड में सारे के सारे कार्बन किससे जुड़े हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से। द बोरेक्स बीट टेस्ट मेटाबोरेट्स देते हैं, मेटाबोरेट जानते हैं बेटा किसे कहते हैं, BO2 माइनस को। इनकी बीट्स बनती हैं मेटाबोरेट्स BO2 माइनस की, बोरेक्स बीट टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 67-68 आपके साथ, विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक, कौन होगा। भाई बड़ा आसान होता था पैरामैग्नेटिक चेक करना, तो ढूंढ लो टोटल इलेक्ट्रॉन। इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यदि आप निकाल के देखें तो वो कैसे आएंगे, ऑड नंबर में। कैसे, क्लोरीन के होते हैं 7, ऑक्सीजन के होते हैं 6 दूनी 12 और 7 19 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस जोड़ रहा हूँ, क्लोरीन के होते हैं 7 × 2 14 और 6
20 इलेक्ट्रॉन्स। Cl2 में हो गया 7 2 जा 14, ऑक्सीजन में तो 6 इंटू 7 42। देखो इवन आएंगे, सब में इवन आएंगे, जिसमें ऑड आएंगे वो पैरामेग्नेटिक। कहते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? बोरान नाइट्राइड। इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी कहा जाता है, बोरान नाइट्राइड को, यानी इसमें भी हेक्सागोनल लेयर्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 एंड 70 पैरा है, मैच द, इन सबको मिलाना इंटर हैलोजन कंपाउंड से। भाई पहला XX, दो ही एटम है तो कैसे भी जोड़ दो, लीनियर होंगे, यानी लीनियर होंगे तो ये हो गया XX3। अब ध्यान से देखना, इस हैलोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन यानी ये बचे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d और 2 आएंगे लोन पेयर, तो इसका शेप हो जाएगा टी शेप। कौन सा शेप? टी शेप। अब उम्मीद है इसी से आप देख लीजिए आंसर मिल जाना चाहिए। देखते हैं भाई कोई आंसर मिल रहा है, यानी ए का होना चाहिए थर्ड और बी का होना चाहिए फर्स्ट। ए का होना चाहिए थर्ड, बी का फर्स्ट, ये आंसर मिल गया। ए का थर्ड 2 जगह है, बी का फर्स्ट केवल यहाँ पर है, तो आपका आंसर हो गया है पहला, और आंसर विल बी फर्स्ट। ये आ जाइए भाई, कहते हैं स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है। Cl- कैन गिव अप एन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन F-। कह रहा है Cl- से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू F-। जरा समझिएगा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से। एक है आपके पास क्लोरीन, एक है आपके पास ब्रोमीन, एक है आयोडीन और एक है फ्लोरीन। इसमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन कराना सबसे आसान है। रिडक्शन का मतलब इसे इलेक्ट्रॉन देना आसान है पर इससे इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल, तो क्लोरीन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सही कह रहा है, क्लोरीन कैन गिव अप एन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन F। बिल्कुल ठीक है। कहते हैं Cl- इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन F-। आइए इसको भी समझते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जिनका ऑक्सीडेशन हो, ये आराम से इलेक्ट्रॉन देके क्या बना रहा है? Cl। इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा है, कैन गिव अप एन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन आसान है, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फ्लोराइड से ये भी ठीक है। Cl- स्मॉलर साइज नहीं, तो गलत है भाई, फ्लोराइड का साइज छोटा होता है तो ये गलत है। F- कैन बी ऑक्सीडाइज, ये कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया था कोई से। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 71 एंड क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 3, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट से समझाया था। आयोडीन, आइए ये रिएक्शंस का मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, वीडियो में पढ़ा भी होगा बेटा, HNO3 के साथ रिएक्शन की, याद है? एलिमेंट्रिक एसिड बनते थे, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट्रिक एसिड यानी HiO3। यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +5 है, तो HiO3 बनेगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। क्वेश्चन नंबर 73 एंड क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर। Among the following reactions of hydrogen with halogens, the one requires a catalyst। H2 plus Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो जाएगी। H2 plus I2 ये बनेगा फिर टूट जाएगा, तो यहाँ हमें क्या चाहिए था? कोई कैटेलिस्ट, जैसे आप HGO यूज करेंगे तो वो इसे ऑक्सीडाइज कर देगा और दोबारा इस तरफ रिएक्शन होने से क्या करेगा? रोक देगा। तो दैट इज वाई ये रिएक्शन ऐसी है कि इसे आगे की डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको कोई ना कोई कैटेलिस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो आंसर है सेकंड। हालांकि ऊपर कैटेलिस्ट तो नहीं चाहिए पर सनलाइट जरूर चाहिए। द नंबर ऑफ 2 सेंटर्स, आइए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा भाई इसके लिए, तो आपको याद होगा स्ट्रक्चर ये वाला B2S6 का, ऐसे ही बनाते थे ना, यहां बनते थे ऐसे करके बॉन्ड्स, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 सेंटर, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं? 4। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब कह रहा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन देखिएगा, पहला सेंटर, दूसरा, तीसरा। पहला तो ये रहा बनाना बॉन्ड जिसे कहते हैं, 1 2 3, दूसरा ये रहा। तो 4 तो आपके पास हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 आपके पास हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। 2 क्वेश्चंस और आपके सामने। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स XeOF4 पे पूछ रहा है, आराम से बता देंगे।
चलिए एक लोन पेयर क्यों है, फ्लोरीन 4 हैं तो 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, 2 इसके साथ, 6 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर बचा। तो एक लोन पेयर इसके पास है। हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए भाई, 4 एक 5 एक 6 यानी 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर टोटल हो गए हैं 6। 6 का मतलब होता है sp3d2। आंसर sp3d2 एक लोन पेयर। कहते कौन हाइड्रोलाइज नहीं होता, CCl4, क्योंकि कार्बन पे कोई d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, द नोबल गैस दैट डज नॉट अकर्स इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन कहां से मिलेगी भाई, रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, ये एग्जिस्ट नहीं करती एटमॉस्फेयर में। कहते पी पाई यानी कह रहे पाई बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसमें है, मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन में। कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल। रीजन होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। ये थे 78 क्वेश्चंस पी ब्लॉक के। पीछे आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, 33 क्वेश्चंस। एस ब्लॉक के 111 क्वेश्चंस आपके खत्म। आज केवल यहाँ तक, आगे आप एग्जाम आ गया है, केवल आपको बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूं। अच्छे से मेहनत करिए, एक बार देख लीजिए, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। जुट जाइए, मेहनत से जुटिए। केवल आपके पास 2 दिन बाकी है, बल्कि कल तो 1 ही दिन बाकी बचेगा। 1 दिन केवल आपके पास बाकी है। मेहनत करिए, बेहतरीन ढंग से पेपर दे के आइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।